Hello, good morning student. This is the unit number 9 valuation, and in this video session we have to discuss about different in this video session discuss about difference between estimation and valuation. So what is the estimation and what is the valuation? So in estimation, first point, the process of calculating the quantities and cost of various items of a building to know its probable cost is called estimation. तो जो बिल्डिंग का जो कॉस्ट है उसको जो प्रोबेबिलिटी हम एज्यूम करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एस्टिमेशन. उसके बाद वैल्यूएशन है. इन वैल्यूएशन इज द आर्ट ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू of a property such as building, a factory, other engineering structures, land, etc. तो वैल्यूएशन किसको बोलेंगे कि जो एस्टिमेशन जो डिटरमाइनिंग जो फेयर प्राइस है प्रॉपर्टी की उसका जो हम एस्टिमेटिंग और उसकी फेयर प्राइस हम जो डिटरमाइन कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन. वैल्यूएशन किसका होता है? तो वैल्यूएशन सपोज की बिल्डिंग का भी हम कर सकते हैं, फैक्ट्री का भी कर सकते हैं और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और लैंड का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं. नाउ सेकंड वन, एस्टिमेशन इज डन बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन. जो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसके पहले हमको क्या तक एस्टिमेशन करना पड़ेगा. उसके बाद वैल्यूएशन में सेकंड पॉइंट, वैल्यूएशन इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और फॉर लैंड ओनली. तो जो वैल्यूएशन है वो कंस्ट्रक्शन है उसको लैंड का कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीशन है उसके बाद ही किया जा सकता है. एस्टिमेशन में थर्ड पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन द प्रॉपर्टी इज नॉट फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ एन एस्टिमेटर सो देयरफॉर एक्यूरेसी इज लेस. तो कि भाई एस्टिमेशन है उसमें जब हम वर्क कर रहे होंगे तो जो एस्टिमेटर के सामने जो प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन किया जा रहा होगा वो उसके सामने नहीं होगी तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी है वो एस्टिमेशन की एक्यूरेसी वो कम हो जाएगी. और वैल्यूएशन में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन द प्रॉपर्टी इज in front of the eyes of a valuer so therefore accuracy is more. तो जो वैल्यूएशन जब हम कर रहे होंगे तो प्रॉपर्टी है वो आइस के सामने होगी वैल्यूअर के तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाएगी. नाउ एस्टिमेशन में फोर्थ पॉइंट, पर्पज ऑफ एस्टिमेशन आर प्रीलिमिनरी स्टडी द प्रोजेक्ट. जो एस्टिमेशन है उसका पर्पस कौन कौन से पर्पस है उसके, तो जो प्रीलिमिनरी स्टडी है उसका प्रोजेक्ट का प्रीलिमिनरी स्टडी करना. सेकंड वन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी एस्टिमेशन किया जाता है. टू इन्वेस्टिगेट फैसिलिटी, जो फैसिलिटी है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया. टू गेट लोन फ्रॉम बैंक, तो भाई बैंक है उसमें से लोन है वो लोन लेने के लिए भी किया जाता है. वैल्यूएशन, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन आर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी उसको बाइंग और सेलिंग करना तो पहले वैल्यूएशन करना पड़ेगा. सिक्योरिटी ऑफ लोन्स की सिक्योरिटी के लिए भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा. रेंट फिक्सेशन, जब हम रेंट फिक्स करते हैं तो उस वक्त वैल्यूएशन करना पड़ेगा. और इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं. तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नाउ एस्टिमेशन में फिफ्थ पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एस्टिमेशन आर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन एक्सेट्रा. तो एस्टिमेशन में जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप का है, ईयर जो कंस्ट्रक्शन का ईयर है वो कब कंस्ट्रक्शन किया अगर उसका लोकेशन है वो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा. और वैल्यूएशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन आर डिमांड एंड सप्लाई, डेवलपमेंट इन पब्लिक स्कीम, राइज इन पॉपुलेशन, बैंक इंटरेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा. तो जो वैल्यूएशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई उसको भी कंसिडर किया जाता है, डेवलपमेंट इन पब्लिक स्कीम है उसको भी कंसिडर किया जाता है, राइज इन पॉपुलेशन, बैंक इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इत्यादि को कंसिडर उसमें किया जाता है. ओके, ना उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वैल्यूअर. अ गुड वैल्यूअर मस्ट पोजेस साउंड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. जो अच्छा वैल्यूअर हो तो उसको किस किस चीज़ के बारे में ख्याल होना चाहिए. तो उसमें हम 17 पॉइंट देखेंगे तो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं. उसमें पहला है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. तो जो उसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है वो टेक्निक का वैल्यूअर होता है तो उसको अच्छे से आनी चाहिए कि भाई जो बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन है तो उसका एस्टिमेशन हम कैसे निकालेंगे, उसका कॉस्टिंग, उसकी क्वांटिटी है वो एब्स्ट्रैक्ट सब चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग एंड डिजाइनिंग.
तो जो वैल्यूअर है अगर उसको प्लानिंग और डिजाइनिंग अच्छे से आता होगा तो वो गुड वैल्यूअर कहा जाएगा। थर्ड वन इज अ सर्वेइंग एंड लेवलिंग, कि भाई जो उसको अच्छे से सर्वेइंग भी आना चाहिए और लेवलिंग भी आना चाहिए। फोर्थ वन इज अ बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ द लोकल बॉडीज, तो जो लोकल बॉडीज है उसका जो बिल्डिंग बाय लॉज है वो भी अच्छे से देखना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉ है वो उसको अच्छे से मालूम होना चाहिए और अच्छे से जब फॉलो करता है तो वो गुड वैल्यूअर की साइन दिखा सकता है। उसके बाद लैंड इक्विजन, तो लैंड इक्विजन को बोलेंगे जमीन संपादन। तो जमीन संपादन में क्या होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट या सपोज की रोड कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो उस वक्त सम लैंड है वो सब फिक्स रेट पे जो गवर्नमेंट है उसको जो पैसा है वो दे देती है और जो लैंड है वो गवर्नमेंट यूज के लिए वो वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद 7th पॉइंट है एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन वर्क। सो वैल्यूअर को तो उसको जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 8 पॉइंट है टाउन प्लानिंग एड, तो वो जो है टाउन प्लानिंग स्कीम को अच्छे से उसको समझ में आनी चाहिए और अच्छे से अगर उसका नॉलेज हो तो जो गुड वैल्यूअर कहा जाता है। उसके बाद 9 पॉइंट है आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन है सपोज की सम persons to tribute some discussion and dispute between two parties at that time गुड वैल्यूअर होगा तो वो अच्छा काम उसमें दे सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी, उसके बाद है इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी को क्या कहेंगे कि उसको जो भूगोलीय उसकी जो रचना होती है जो करो तो उसके बारे में वैल्यू है उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का भी उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है 12 पॉइंट है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स का यूज़ होता है वो कॉमर्शियल उसका बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका सिद्धांत और उसका जो हेतु है वो उसको अच्छे से उसके बारे में अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा, जो बीमा है उसका भी अगर उसको वैल्यूअर को जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है तो उसके बारे में इंश्योरेंस के बारे में भी उसको अच्छे से मालूम होगा तो अच्छा वैल्यू कहलाया जाएगा। ओके, उसके बाद मनी मार्केट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो मनी मार्केट है वो उसका भी नॉलेज होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना चल रहा है वो वैल्यूअर को मालूम होना चाहिए। उसके बाद है टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन है वो किस तरीके से वो किस लेव का है। ओके, तो उसका भी उसको वैल्यूअर को नॉलेज होना चाहिए और रिपोर्ट राइटिंग जो उसकी स्किल है वो भी वैल्यूअर में होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो क्या है कि भाई एस्टिमेशन और वैल्यूएशन में जो वैल्यूअर और गुड वैल्यूअर होगा तो उसके पास ये 17 जो स्किल है वो अच्छे से होना चाहिए। 1 बाय 1 हमने देखा, फिर से एक बार हम रिपीट कर डालते हैं। तो पहला वाला एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, दूसरा प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, थर्ड वन इज सर्वेइंग एंड लेवलिंग, फोर्थ वन इज बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ द लोकल बॉडीज, फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्स्थ वन इज लैंड एक्विजिशन, 7th one is experience in construction works, 8th one is town planning act, 9th one is arbitration, 10th one is economic geography, 11th one is sociology, 12th is commercial mathematics, 13th is investment principles, 14th is insurance, 15th is money market and rate of interest, 16th is taxation of government, and last one is report writing. So now अब आगे हम बात करते हैं मॉर्गेज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो जो मॉर्गेज है वो किसको कहेंगे, मॉर्गेज डीड है वो किसको कहा जाएगा, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। ओके, तो ये 4 डेफिनेशन अब हम देखेंगे। तो 4 डेफिनेशन वो हम देखेंगे कि मॉर्गेज है तो द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन बोरो मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो जो बोरो मनी करेगा सिक्योरिटी के, उसकी जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्टी, तो जो एडवांसमेंट ऑफ मनी जो अगेंस्ट जो सिक्योरिटी के पहले जो एडवांसमेंट उसको मनी है वो रखना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे मॉर्गेज। उसके बाद है सेकंड डेफिनेशन वो है मॉर्गेज डीड, यानी कि द ट्रांजैक्शंस द सिक्योरिटी एंड द कंडीशन ऑफ लोन आर एंटर्ड इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज मॉर्गेज डीड, तो जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योरिटी है वो जो लोन का कंडीशन में एंटर होने से पहले जो डॉक्यूमेंट था जो उसको होता है तो वो मॉर्गेज डीड के नाम से
जाना जाता है। थर्ड वन इज अ मोर्गेजर, द पर्सन हु टेक्स लोन इज नोन एज मोर्गेजर। तो मोर्गेजर किसको कहेंगे, जो पर्सन है वो लोन लेता है तो उसको हम बोलेंगे मोर्गेजर। एंड मोर्गेजी यानी कि द पर्सन हु एडवांसेस द लोन इज नोन एज मोर्गेजी। जो पर्सन है वो जो लोन देता है तो उसको बोलेंगे हम मोर्गेजी। ओके, सो नाउ तो उसके बाद हम बात करते हैं मोर्गेज है। मोर्गेज तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो उसमें 5 पॉइंट्स है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें पहला वाला है अमाउंट ऑफ लोन, सेकंड वन इज इंश्योरेंस, थर्ड वन इज पीरियड ऑफ लोन, एंड फोर्थ वन इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ वन इज थर्ड पार्टी गारंटी। ओके, सो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोट इन कनेक्शन विथ मोर्गेज। तो पहला है उसमें अमाउंट ऑफ लोन। अमाउंट ऑफ लोन में क्या होगा कि जो 70% जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के है वो कंसिडर एडवांसिंग द अमाउंट ऑफ लोन। जो अमाउंट ऑफ लोन है उसमें जो 70% वैल्यू प्रॉपर्टी है पहले तो हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और फेवरेबली मोर देन द इंटरेस्ट दैट अ मोर्गेजर विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लोन अमाउंट। यानी कि जो नेट रेंट है प्रॉपर्टी का वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए देन द इंटरेस्ट मोर्गेजर से जो रिक्वायर्ड है वो जो लोन का अमाउंट है वो पहले देने से पहले। सेकंड वन इज इंश्योरेंस। तो इट इज डिजायरेबल टू हैव एन इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बोथ द मोर्गेजर एंड द मोर्गेजी, एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी इज केप्ट विद द मोर्गेजी एंड द मोर्गेजर इज रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम रेगुलरली। तो जो डिजायरेबल जो इंश्योरेंस की बात करते हैं प्रॉपर्टी का तो उसमें जो दोनों का नाम आएगा, पहला मोर्गेजर और दूसरा है मोर्गेजी का। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जो मोर्गेजी एंड मोर्गेजर के बीच होगा तो उसका प्रीमियम है वो उसको रेगुलरली पेड करना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज पीरियड ऑफ लोन। द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज जनरली मोर एंड हेंस द प्रॉपर्टी मस्ट स्टैंड एज सिक्योरिटी for the loan over a longer period of time. The valuation of the property is so framed that it serves as a sound lendable basis, considering property will depreciate and more repairs may crop up if the mortgagee neglects the maintenance the property. यानी कि जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो जनरली ज़्यादा आएगी एंड जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी जो लोन के हिसाब से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से सिक्योर हो जाएगा। एंड द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का वो इस तरीके से फ्रेम किया गया कि जो उसका जो साउंड है वो लेंडेबल बेसिस से होगा और जो उसका प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे टू डेप्रिसिएट वो भी कंसिडर कर डालेंगे। एंड मोर रिपेयर्स में क्रॉप अप इफ द मोर्गेजर नेग्लेक्ट्स टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ वन इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड मीन्स यानी कि क्या, जो प्रॉपर्टी भाड़े पे होगी तो उसको बोलेंगे हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो इट इज पॉसिबल टू हैव अ मॉर्गेज डीड फॉर ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बट इन सच केसेस केयर शुड बी टेकन टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी पीरियडिकली so as to see that the amount of the remaining loan does not exceed the value of the property। यानी कि जो मॉर्गेज डीड है वो लीज होल्ड पे प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं, बट इन सच केसेस केयर शुड बी टेकन टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी पीरियडिकली। कि भाई जो उसकी जो रीवैल्यू है प्रॉपर्टी की जो तो उसका है वो रीवैल्यू उसकी प्रॉपर्टी और पीरियडिकली हमको करना चाहिए। और जो इसके हिसाब से क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ रिमेनिंग लोन है वो डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी से बढ़ जाएगी नहीं, इसलिए। सो द and the last point is third party guarantee. So normally the mortgagee is more interested in the recovery of his loan rather than the possession of the mortgager's property.
सो थर्ड पार्टी गारंटी में क्या आएगा भाई, जो नॉर्मली जो मॉर्गेज है वो इंटरेस्ट होगा उसको किस में, कि उसकी लोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से वो मॉर्गेजर्स का प्रॉपर्टी ज़्यादा जल्दी से वो उसके पैसे पेड कर डाले। सो हेंस समटाइम्स अ पर्सनल guarantee from a reputable party is included in the mortgage deed so that in case of emergency the mortgage may request such party to repay the loan advanced to the mortgager। तो सम केसेस में क्या होगा कि भाई जो पर्सन है गारंटी वो रेप्यूटेबल पार्टी होगा तो उसको जो मॉर्गेज डीड है वो इंक्लूड हो जाएगा, एंड जो इमरजेंसी और मॉर्गेज में रिक्वेस्ट क्या आएगा कि रीपे है वो लोन एडवांस में मॉर्गेजर्स को दे दें। तो इससे क्या होगा कि जो भाई जो मॉर्गेजी है वो डिफरेंट पॉइंट से वो उसमें कवर कर डालेंगे। उसमें 5 पॉइंट है। पहला वाला हमने देखा अमाउंट ऑफ लोन, सेकंड वन इज अ इंश्योरेंस, थर्ड वन इज अ पीरियड ऑफ लोन, फोर्थ वन इज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ वन इज अ थर्ड पार्टी गारंटी। ओके, सो now moving to next topic is a difference between freehold property and leasehold property। तो freehold property और leasehold property का difference हम इस स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट वन इज a freeholder is absolute owner of his property। तो freehold property किसको बोलेंगे, क्योंकि जो freeholder है वो ओनर का वो प्रॉपर्टी उसका ओनर की होगी। और leasehold property में क्या आ गया कि leaseholder possesses the occupational right for a specific period and after that is no longer any right for that property। leaseholder में क्या आएगा कि जो जब वो जो लीज पे होगी प्रॉपर्टी तो वो उसका ऑक्यूपेशनल राइट प्रॉपर्टी पे होगा फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टाइम। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी उसका जो उसका ऑक्यूपेशनल राइट है वो प्रॉपर्टी पे नहीं रहेगा। इट मीन्स क्या होगा कि भाई जो आफ्टर सम टाइम्स एनी राइट और एनी प्रॉपर्टी इज नॉट ऑक्यूपेशनल राइट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा उसका जो एब्सोल्यूट ओनरशिप है वो उस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में दूसरा है अ फ्री होल्डर डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेंट। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो उसको पेमेंट है वो नेचर ऑफ रेंट के हिसाब से देना नहीं पड़ेगा। और जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अ लीज होल्डर रिक्वायर्स टू पे पीरियोडिक पेमेंट रेगुलरली टू होल्ड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लीज होल्डर है उसको रिक्वायर्स होगा पीरियोडिक पेमेंट रेगुलरली भरने के लिए, और जो उसका पोजेशन है प्रॉपर्टी पे वो अपना पोजेशन रखने के लिए लीज होल्डर को उस पर अमाउंट है वो पेमेंट करना पड़ेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तीसरा है अ फ्री होल्डर में सेल रेंडर लीज डेवलप द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर प्राइवेट पर्सन। तो फ्री होल्डर है वो सेल रेंडर लीज डेवलप प्रॉपर्टी है वो विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर प्राइवेट पर्सन से वो अपने तरीके से वो उसको जो है वो डिसीजन ले सकता है। अ लीज होल्डर कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी एंड ही कैन नॉट लीज द प्रॉपर्टी। तो लीज होल्डर क्या है कि वो प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता एंड ही कैन नॉट लीज द प्रॉपर्टी, और उसको जो भाड़े पे भी वो प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। तो तीसरा पॉइंट है फ्री होल्डर प्रॉपर्टी है वो अपने हिसाब से उस पर डिसीजन ले सकता है, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो उसमें जो पर्सन होगा और लीजर होगा तो वो अपने हिसाब से उसको बेच भी नहीं सकता और लीज भाड़े पे भी नहीं दे सकता। नाउ फोर्थ वन इज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में So fourth point is a property can be developed within the limits of municipal laws। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी तो वो प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं हम लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल लॉज में ही हम उसको लिमिट कर सकते हो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या है, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डेवलप्ड द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो कैन नॉट बी डेवलप हम नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के हिसाब से वो हम कंसेंट नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दिस इज द परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री होल्डर एंड हिज सक्सेसर। जो परमानेंट प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वो परमानेंट प्रॉपर्टी होगी फ्री होल्डर की और सक्सेसर की। जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, दिस इज एन ओनरशिप फॉर पोजेशन अगेंस्ट पेमेंट एंड टर्मिनेट एज सुन एज द लीज पीरियड इज ओवर। सक्सेसर्स ऑफ द लीज होल्डर हैव नो राइट टू द प्रॉपर्टी। तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो दिस इज एन ओनरशिप, तो जो उसकी ओनरशिप है वो लीज होल्ड पीरियड तक ही रहेगी।
पोजीशन अगेंस्ट पेमेंट, जब वो पेमेंट उसको पेड करता होगा तब तक ही उसका राइट्स होगा। एंड टर्मिनेट्स एज सुन एज द लीज पीरियड इज ओवर, जब उसका लीज पीरियड है वो ओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। सक्सेसर्स ऑफ द लीज होल्डर हैव नो राइट टू द प्रॉपर्टी, जो लीज होल्डर का सक्सेसर होगा उसका जो प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात हम करें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी में हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो क्या आएगा कि भाई जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी में हमने 5 पॉइंट देखे। तो उसमें अब फ्री होल्डर इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ इस प्रॉपर्टी, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि भाई जो ओनर है वो प्रॉपर्टी का ओनर है वो प्रॉपर्टी का होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो पॉजेसिस है वो ऑक्यूपेशनल राइट होगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑक्यूपेशनल राइट होगा पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। आफ्टर दैट इज नो लॉन्गर एनी टाइप ऑफ राइट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में दूसरा पॉइंट ऑफ फ्री होल्डर डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेंट। तो फ्री होल्डर है उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप वो प्रॉपर्टी पे होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि उसका ऑक्यूपेशनल राइट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ही होगा एंड आफ्टर दैट नो लॉन्गर एनी राइट फॉर दैट प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट देखा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में एनी पेमेंट जो नेचुरल रेंट है उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा लीज होल्डर रिक्वेस्ट टू पे पीरियोडिक पेमेंट रेगुलरली टू रेगुलर में उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज अ फ्री होल्डर में जो फ्री होल्डर होगा वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, रेंडर लीज पे भी दे सकता है और प्रॉपर्टी को डेवलप भी कर सकता है एनी कंसेंट ऑफ एनी अदर प्राइवेट पर्सन। जबकि लीज होल्डर है वो प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकता और यू कैन नॉट लीज दैट प्रॉपर्टी। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी है कैन बी डेवलप विद इन द लिमिट्स। जो म्यूनिसिपल लॉ है उसके हिसाब से भी प्रॉपर्टी है उसको जो प्रॉपर्टी है उसको डेवलप कर सकता है, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं होंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जिस परमानेंट प्रॉपर्टी है फ्री होल्डर का वो सक्सेसर का है, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो जबकि क्या होगा कि जब वो पेमेंट कर रहा होगा तभी वो अब उसका राइट्स होगा उस पर और आफ्टर लीज पीरियड इज ओवर उसको प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज a freeholder's interest is the lease rent and to regain the possession over his property after lease period is over because as per rent control act again the possession has become difficult। जो फ्री होल्डर है उसका इंटरेस्ट है वो लीज रेंट पे दिया गया तभी वो ले सकते हैं रिगेन पोजीशन ओवर इस प्रॉपर्टी आफ्टर लीज पीरियड इज ओवर बिकॉज एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट रिगेन ऑफ पोजीशन हैज बिकम डिफिकल्ट। और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी may have some value in that it confers a right on him to occupy the property and may enable him to claim a new lease or to continue his possession at the end of his term under the legislation। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा कि भाई फ्री होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो लीज रेंट पे एंड जो रिगेन है वो पोजीशन ओवर, जब प्रॉपर्टी का पोजीशन टाइम ओवर हो जाएगा तो उसके बाद लीज पीरियड पूरा हो जाएगा तो बिकॉज एज पर रेंट कंट्रोल जो उसको पोजीशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो लीजर होगा उसका इंटरेस्ट क्या है कि भाई प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और वो उस प्रॉपर्टी को वो कंटिन्यू लीज पे रखे, तो उसका जो लीजर का होगा वो ऐसा इस टाइप का इंटरेस्ट होगा। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आते हैं 2 पॉइंट लॉ ऑफ लैंड एंड राइट ऑफ अदर्स। So restriction for freehold property, the statement that the owner of a freehold property can do anything with his property only means that he can sell or develop or create less rent without the consent of other private persons. So however, the powers of the freeholder are mainly restricted by the following 2 factors. And 2 factors is first one is law of land and second one is right of others। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो पर्सन होगा वो अपनी तरीके से डिसीजन ले सकता है
कि अगर उसको लॉ ऑफ लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लैंड कैसा है, और राइट ऑफ अदर्स है वो राइट ऑफ अदर्स भी कैसे, और वो अपने हिसाब से उसको बेच सकता है, तो उसमें कोई डेवलपमेंट करना तो उसके कोई डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है वो है लॉ ऑफ लैंड। While developing or carrying out modifications in the freehold property, the owner has to respect the prevailing planning laws of the land, and various town planning acts, laws or restrictions have come into existence, and the freeholder is required to obtain the permission from the concerned authority before he starts to develop or modify his property. जब फ्री होल्डर होगा तो वो जो प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा होगा और जो मॉडिफाई प्रॉपर्टी, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो परमिशन है वो कौन अथॉरिटी की उसको पहले लेनी पड़ेगी, यानी कि लॉ ऑफ लैंड होगा। और जो ऑल्सो इन केस ऑफ इमरजेंसी और बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट में फोर्स द फ्री होल्डर टू सेल और लेट हिज लैंड और प्रॉपर्टी टू लोकल अथॉरिटीज फॉर सम पब्लिक पर्पज इन इंडिया, एंड द प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो 1894 के हिसाब से जो लैंड एक्विजिशन का जो रूल्स है उसको जो फ्री होल्डर होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और राइट ऑफ अदर की बात करें तो द फ्री होल्डर्स शुड डेवलप और मॉडिफाई हिज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरफियरिंग विद द नेचुरल राइट्स ऑफ द ओनर्स ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टीज। द नेचुरल राइट्स ऑफ ओनर्स ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टीज मे बी in the form of use of commonwealth, common passage, entry of sufficient light and air, etc. So the right of others की बात करें तो क्या होगा कि भाई जो उसमें फ्री होल्डर है उसको डेवलप और मॉडिफाई प्रॉपर्टी को विदाउट जो नेचुरल राइट्स है ओनर्स के और नेबरिंग प्रॉपर्टीज के, उसके हिसाब से वो इंटरफियर नहीं कर सकता। और द नेचुरल राइट्स ऑफ ओनर्स ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टीज लाइक यूज ऑफ कॉमनवेल्थ, जो उसका कॉमनवेल्थ है उसका यूज, कॉमन पैसेज है वो, एंट्री ऑफ सफिशिएंट लाइट एंड एक्सेट्रा। तो ये जो राइट ऑफ अदर्स है, जो अदर्स पर्सन्स के जो राइट्स होंगे उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उस पर दो टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन आते हैं, पहला वाला है लॉ ऑफ लैंड एंड दूसरा वाला है राइट ऑफ अदर्स। तो ये दोनों पॉइंट्स है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। ओके, सो थैंक यू।